नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 के चैप्टर संख्या 5 न्यायपालिका। इस पाठ के हम इस वीडियो में प्रश्न तथा उनके उत्तरों का अध्ययन करेंगे। तो साथियों, मेरे इस चैनल पर कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के संपूर्ण पाठों का अध्ययन करवाया जाएगा तथा पाठ के प्रश्नों के उत्तर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो साथियों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथियों, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें। शुरू करते हैं चैप्टर संख्या 5 न्यायपालिका के प्रश्न तथा उनके उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आप पढ़ चुके हैं, कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना न्यायपालिका का एक मुख्य काम होता है। आपकी राय में यह काम महत्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है? देखते हैं उत्तर क्वेश्चन नंबर 1 का। न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। यह कानून को कायम रखता है और मौलिक अधिकारों को लागू करता है। न्यायपालिका को संविधान का रक्षक कहा जाता है। लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत महत्व है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से हमारा अभिप्राय कि न्यायाधीशों पर न्यायपालिका का किसी भी प्रकार से कोई अंकुश न हो। इसके लिए यह जरूरी है कि पूर्ण योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को ही न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाए। जहाँ पर न्यायपालिका कार्यपालिका के नियंत्रण में रहती हैं, वह न तो कानून को कायम रखा जा सकता है और न ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू किया जा सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अध्याय 1 में मौलिक अधिकारों की सूची दी गई है, उसे फिर से पढ़ें। आपको ऐसा क्यों लगता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है? तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। हमारे संविधान द्वारा नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक विशेष प्रकार का अधिकार है। इस अधिकार के बिना मूल अधिकार का कोई महत्व नहीं। यह अधिकार नागरिकों को इस बात के लिए अधिकृत करता है कि यदि राज्य किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों में आक्षेप करता है या उनका हनन करता है तो वह नागरिक न्यायालय के शरण में जा सकता है। इस प्रकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण होने के नाते एक विशिष्ट अधिकार है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट है 3rd नंबर क्वेश्चन। संलग्न तीनों स्तर के न्यायालय को दर्शाया गया है। प्रत्येक के सामने लिखी उस न्यायालय ने सुधा गोयल के मामले में क्या फैसला दिया था। अपने जवाब को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों द्वारा दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के जवाबों के साथ मिलकर लिखें। तो साथियों, जैसा कि हम पाठ में पढ़ चुके हैं, सुधा गोयल का मामला कि निचली अदालत ने जो डिसीजन दिया है ऊपर वाली अदालत ने चेंज किया है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने वापस डिसीजन को चेंज किया। देखते हैं उत्तर। निचली अदालत ने सुधा के पति लक्ष्मण, उच्च न्यायालय सुधा की सास शंकुतला, सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुनाई थी। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय 1983 के नवंबर महीने में तीनों आरोपियों निचली अदालत के मौत की सजा के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की। दोनों तरफ के वकीलों ने तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी, वो मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण, शंकुतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। नेक्स्ट है वापस कोर्ट में जाता है मामला और सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन। सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपों से बरी कर दिया क्योंकि उसके विरुद्ध कोई पर्याप्त सबूत नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। नेक्स्ट साथियों, प्रश्न संख्या 4। सुधा गोयल को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए बयानों को पढ़िए। जो वक्तव्य सही है उन पर सही का निशान लगे और जो गलत है उन्हें ठीक कीजिए। तो यहाँ पर क देखते हैं। आरोपी इस मामले में उच्च न्यायालय लेकर गए थे क्योंकि वे निचली अदालत के फैसले से सहमत नहीं थे। ख था वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में चले गए। और ग है अगर कोई आरोपी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले संतुष्ट हो तो दोबारा निचली अदालत में जा सकते। तो यहाँ पर क का जो आंसर होगा, आरोपी इस मामले को उच्च न्यायालय लेकर गए क्योंकि निचली अदालत के फैसले से सहमत नहीं थे। तो यहाँ पर एकदम सही है। अगर हम निचली अदालत के फैसले से सहमत नहीं होते हैं तो अपने मामले को उच्च न्यायालय में लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट था ख, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में चले गए।
नहीं, ये सर्वथा गलत है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम फैसला होता है। इसके फैसले के खिलाफ किसी अन्य न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। ग था, अगर आरोपी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं थे तो दोबारा निचली अदालत में जा सकते हैं। यह भी गलत है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद उसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है साथियों 5 नंबर क्वेश्चन, आपको क्यों लगता है कि 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम थी? तो इसका उत्तर है जनहित याचिका के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है जनहित याचिका, इसके बारे में हमको समझना पड़ेगा क्या होती है यह। इसका उत्तर देखते हैं। गरीब और अनपढ़ लोगों के लिए अदालत में जाकर न्याय पाना एक बहुत कठिन काम था। 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था शुरू की। यह व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम थी। इस व्यवस्था के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय से अधिक लोगों तक न्याय पहुंचाने के स्थापित करने के लिए प्रयास किया। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया जिसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा। यह याचिका उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। न्यायालय में कानूनी प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम से भेजे गए पत्र या टेलीग्राम से भी जनहित याचिका को माना जा सकता है। शुरुआती वर्षों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया। तो साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी एक सर्वोच्च न्यायालय की अपील थी, सर्वोच्च न्यायालय की जनहित याचिका जो 1980 में शुरू की गई थी। इसके तहत मतलब कोई भी व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील लगा सकता था। नेक्स्ट साथियों 6 नंबर क्वेश्चन, ओल्गा टेनिस बनाम बम्बई नगर निगम मुकदमे में फैसले के अंशों को दोबारा पढ़िए। इस फैसले में कहा गया कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अपने शब्दों में लिखिए इस बयान को जजों का क्या मतलब है। तो साथियों एक बहुत ही अच्छा केस है जो बम्बई नगर निगम बनाम टेनिस ओल्गा। तो ये एक मुकदमा बहुत ही अच्छा है, इसको हम अच्छे से अध्ययन करते हैं। इसके आप स्क्रीनशॉट पे ले सकते हैं और इसको अपने कॉपी में कीजिएगा। देखते हैं उत्तर, ओल्गा टेनिस बनाम बम्बई नगर निगम मुकदमा। दिए गए फैसले में जजों ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार से जोड़कर देखा। संविधान के अनुच्छेद 21 में इस बात का वर्णन किया गया है कि कानून द्वारा तय प्रक्रिया जैसे मृत्युदंड देने के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 21 में आपको स्पष्ट बताया गया है कि जीवन का अधिकार तथा स्वतंत्रता का अधिकार। तो व्यक्ति को जीवन तथा स्वतंत्रता के अधिकार से सरकार वंचित नहीं कर सकती, लेकिन जजों ने माना कि आजीविका का अधिकार भी जीवन के अधिकार का जितना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों यानी कि आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। यदि राज्य किसी व्यक्ति की आजीविका छीनता है तो इसका सीधा सा अर्थ है राज्य उस व्यक्ति के जीवन को छीन रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है यह। नेक्स्ट साथियों 7 नंबर क्वेश्चन, इंसाफ में देरी इंसाफ का कत्ल, इस विषय पर एक कहानी बताइए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, इंसाफ में देरी यानी कि इंसाफ का कत्ल। तो यहाँ पर उत्तर देखते हैं। इंसाफ पाना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। इसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति न्यायालय के शरण में जा सकता है, लेकिन भारतीय न्यायालयों में मुकदमों की संख्या इतनी अधिक है, कई बार मुकदमे का फैसला आने में साल लग जाते हैं। मुवकिल और मुजरिम दोनों ही इस संसार में नहीं रहते। इसे एक कहानी के द्वारा समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए पिछले दिनों पढ़ने में मिला कि पंजाब सरकार के अधीन किसी विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी को विभाग के द्वारा किसी अनियमितता के कारण नौकरी से निकाल दिया गया, जबकि कर्मचारी उस अनियमितता से कोई संबंध नहीं था। इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की गई। पूरे 30 वर्ष तक मुकदमा चला। 30 वर्ष बाद हुए फैसले में न्यायालय ने उस आदमी को दोष मुक्त मानते हुए पुनः नौकरी पर रखने का आदेश दिया, लेकिन उस व्यक्ति की उम्र 75 वर्ष हो चुकी थी और वह नौकरी कर नहीं सकता था। इसलिए इस न्याय का उस लाभ नहीं मिला जितना 25 या 30 साल पहले मिलता। इसे कहते हैं इंसाफ में देरी यानी कि इंसाफ का कत्ल। तो यह साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्द संकलन के प्रत्येक शब्द से एक वाक्य बनाइए। बरी करना, अपील करना, मुआवजा, बेदखली, उल्लंघन। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे शब्द किए गए, इनका अपन को विस्तारित रूप देखते हैं। 1 नंबर बरी करना यानी कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुधा के पति लक्ष्मण, सास शंकुतला और जेठ सुभाष की हत्या के आरोप से बरी कर दिए गए। नेक्स्ट है अपील करना, सुधा के ससुराल के पक्ष
के लोगों ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की, यानी कि अपील करना कहलाता है निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करना। नेक्स्ट है थर्ड नंबर मुआवजा। उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया बांध निर्माण से स्थापित ग्रामीणों को उचित मुआवजा दे। नेक्स्ट है बेदखली। किसी व्यक्ति को उसकी झोंपड़ी से बेदखल करना, उसे जीवन के अधिकार से छीनना। नेक्स्ट है उल्लंघन। यदि कोई व्यक्ति अनजाने में जानबूझकर कानून का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसे सजा देता है। तो इस प्रकार 8 नंबर क्वेश्चन पूर्ण होता है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। पाठ्यपुस्तक में पृष्ठ 65 पर दिया गया पोस्टर भोजन अधिकार अभियान द्वारा बनाए गए। इस पोस्टर को पढ़कर भोजन के अधिकार के बारे में सरकार के दायित्वों की सूची बनाई। तो उत्तर देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रत्येक नागरिक को जीवन का अधिकार प्रदान किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21। लेकिन कोई भी व्यक्ति बिना भोजन के जिंदा नहीं रह सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में भोजन के अधिकार को जीवन के अधिकार से जोड़ दिया और सरकार के निम्नलिखित दायित्व तय किए। एक, सरकार नए रोजगार पैदा करेगी, राशन की सरकारी दुकानों के माध्यम से सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध करवाए, बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन करवाए। तो साथियों, इस प्रकार हमने इस पाठ यानी कि चैप्टर संख्या 5 न्यायपालिका के इस वीडियो में प्रश्न तथा उनके उत्तरों का अध्यापन किया। साथियों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं साथियों अगले नए चैप्टर वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए साथियों आपका दिल से धन्यवाद। साथियों, आपको कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के संपूर्ण पाठों के प्रश्न तथा उनके उत्तरों का अध्ययन मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से उपलब्ध हो जाएंगे। वहां से आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।